Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पढ़ते हैं राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम के लिहाज से हमारे लिए स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। इसमें हमने बहुत पहले शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के संत, फिर पूरा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के बाद फिर हम आए राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान के किसान आंदोलन और पिछली क्लास में हमने देखा था राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। अब इसी क्रम में अगला जो पड़ाव है, महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये है राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। क्या है प्रजामंडल आंदोलन? प्रजामंडल इसको क्यों कहा गया? कहाँ कहाँ प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया? किस किस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इस तरह के सवाल विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस लिहाज से ये जानकारी इंपॉर्टेंट है। आइए करते हैं शुरुआत। आज का जो आज का जो वीडियो है ये केंद्रित है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल आंदोलन। अब पहले इसकी भूमिका कि जन जागृति राजस्थान में कैसे और कब से आई और फिर ये प्रजामंडल आंदोलन में कैसे बदला। 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कहा गया कि सफल तो नहीं हुआ, पूरी तरह सफल नहीं हुआ। जो उसका उद्देश्य था उसमें तो वो सफल नहीं हुआ, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह असफल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जनता में एक जागृति पैदा कर दी। जनता में ये भावना पैदा कर दी कि अगर वो आपस में इकट्ठे होकर एक जगह होकर आंदोलन करें तो अंग्रेज भी अपराजय अजय नहीं है, उनको हराया जा सकता है। तो 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, हालांकि सफल तो नहीं हुआ, परंतु उसने जनता में नव चेतना और जागृति की भावना उत्पन्न कर दी। अब इससे क्या हुआ? कौन कौन से कारण इसके लिए उत्तरदायी थे? पहला, कि राजस्थान के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति हुई। कैसे? जब हिंदी, गुजराती, बांग्ला साहित्य से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई और जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो उठी। 1857 के आंदोलन के दौरान जनता में उनके खोए हुए आत्मसम्मान को भी जगाने का प्रयास किया गया। यहाँ के जो राजनेता थे या समाज सुधारक जो थे, ये सब क्या करते थे? जनता को बताते थे कि आपका प्राचीन इतिहास क्या रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को सिखाया है, हम विश्व गुरु रहे हैं। जबकि जितने भी विदेशी आक्रांता आए और उनमें खास तौर से अंग्रेजों ने यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके मनोविज्ञान को तोड़ना शुरू किया। अंग्रेजों की नीति ये थी कि आम जनता के मन में ये भावना आनी चाहिए कि अंग्रेज ही सुपीरियर हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी इंफीरियर हैं, कमतर हैं, और इसलिए उन पर शासन करने के लिए अंग्रेजों का रहना आवश्यक है। ये भावना अंग्रेज यहाँ की आम जनता के मन में, दिमाग में छापना चाहते थे। और कहीं न कहीं अभी भी कुछ लोगों में या एक बड़े पैमाने पर कुछ स्तर पे बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना अभी भी है कि यूरोपियन या पश्चिमी जो देश हैं वो हमसे सुपीरियर हैं और हम उनसे इन्फीरियर हैं। ये भावना अंग्रेजों ने यहाँ पैदा की। लेकिन जब 1857 का आंदोलन शुरू हुआ था, तब आम जनता जब इकट्ठी हो रही थी, तब इनको इनके इतिहास के बारे में बताया जाता था कि हमारे प्राचीन समय में वैज्ञानिकों ने क्या-क्या खोजें की हैं, कौन-कौन से योद्धा कैसे-कैसे लड़ाई कर चुके हैं, यानी हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारी संस्कृति क्या रही है, हमने दुनिया को क्या-क्या दिया है। तो जब इस तरह की भावनाएँ इनमें भरी गई, तो इनमें एक आत्म जागृति पैदा हुई। ये अपने बारे में जान के प्रसन्न होने लगे, आत्म गौरव का एहसास इनको हुआ। और इससे क्या फ़ायदा हुआ? इनमें कॉन्फिडेंस पैदा हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का। जो अब तक इनके मन में ये भाव भरा जाता था कि आप कमतर हैं, अंग्रेज आपसे उच्चतर हैं, ये भावना धीरे-धीरे टूटनी शुरू हुई। दूसरा, आर्य समाज की शाखाओं ने राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाकर राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। आर्य समाज ने भी इस दौरान बहुत अच्छा काम किया था। राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति इन्होंने बताया कि कैसे आप आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, स्वतंत्रता का महत्व क्या है, जीवन के लिए सबसे जरूरी स्वतंत्रता ही है। आर्य समाज ने भी ये भावना पैदा की। अब इस क्रम में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद तीसरा अन्य मुख्य पड़ाव आया साहित्य और पत्रकारिता। इन्होंने भी साहित्य के माध्यम से, यानी जैसी कविताएं लिखी गई, जैसी कहानियां लिखी गई, जैसी पत्रकारिता हुई थी इस समय, इसने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया, लोगों को इकट्ठा किया, आपस में सब एक होने लगे कि हम सब एक राष्ट्र हैं। ये भावना पैदा हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसी दौर में गाना लिखा वंदे मातरम। वंदे और मातरम का अगर आप मतलब समझे केवल दो ही शब्दों का, तो मातृभूमि के लिए वंदना करना यानी कि प्रणाम करना इसका है मतलब। तो ये अपने देश की जो खोए हुए गौरव, जो संस्कृति है, उसको आम जनता में जगाने की कोशिश थी। अब ये राजस्थान में भी चला।
राजस्थान के समाचार, देश हितैषी जैसे राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकार आदि समाचार पत्र जो यहाँ थे, इन्होंने राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस समय उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधारक, ये कुछ जो खास-खास अखबार हैं, ये आपको याद रखने हैं, इनसे सवाल पूछा जाता है। उदयपुर से शुरू हुआ सज्जन कीर्ति सुधारक और अजमेर से अंग्रेजी में निकलने वाला एक साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था राजस्थान टाइम्स। इनका प्रकाशन शुरू हुआ सन 1885 से। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधारक और अजमेर से कौन सा? राजस्थान टाइम्स। अब इन अखबारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। इन अखबारों में यही खबरें होती थी कि कहाँ-कहाँ अंग्रेजों के द्वारा कैसे अत्याचार किए गए, अलग-अलग क्षेत्रों में इनके द्वारा क्या-क्या किया जा रहा है, कैसे आम जनता का धन लूट रहे हैं, यहाँ से पैसा लूट के विदेशों में कैसे भेज रहे हैं और यहाँ के लोगों पर किस-किस तरह के शारीरिक अत्याचार भी की जा रहे हैं, मारपीट की जा रही है, यहाँ तक कि उनको फांसी दी जा रही है, जेलों में तरह-तरह की प्रताड़ना दी जा रही है। ये इन अखबारों के माध्यम से आम जनता को पता चलने लगा। इसके बाद छप्पनिया के भीषण अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से उपेक्षा बरती गई। यानी कि बहुत भीषण अकाल पड़ा यहाँ। और इस क्षेत्र में जब अकाल पड़ा तो लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, उनके जो पालतू पशु थे वो भी मरने लगे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, उनको बस अपनी लगान या अपने टैक्स से मतलब था। और उसके कारण इस क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रति एक विरोध का वातावरण बना। आम जनता को लगा कि अंग्रेज बिल्कुल ही हमारा खून चूसने आए हैं, इनको आम जनता से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। और इनमें आम जनता में एक भावना आई कि हमको अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। इसके बाद एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया और इसमें शामिल होने के लिए उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया। तभी रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी थे केसरी सिंह भारत। जब हमने क्रांतिकारी भी पढ़े थे तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि महाराणा फतेह सिंह को केसरी सिंह भारत ने कुछ 13 छंद या समझ लो सोरठा लिख के दिए थे, जिनको कहा गया चेतावनीरा चुंगटिया। ये एक रचना भेंट की शाहपुरा के क्रांतिकारी थे केसरी सिंह भारत, जिसमें उन्होंने उनकी खोए हुए आत्मसम्मान के बारे में बताया कि मेवाड़ राजवंश कौन सा गौरव रखे समेटे हुए है अपने आप में, जिसने अकबर या मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जंगलों की खाक छानते रहे, लेकिन कभी भी किसी के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई। तो महाराणा फतेह सिंह को यह एहसास कराया कि आपके पूर्वज कितने स्वाभिमानी रहे और आप कहाँ दिल्ली दरबार में हाजिर होने जा रहे हो, जबकि मेवाड़ तो कभी भी दिल्ली के दरबार में हाजिर नहीं हुआ। तो ये उनकी खोई हुई जो सम्मान था उसको जगाने की कोशिश थी। अब इससे क्या हुआ? इससे उनमें आत्मसम्मान की भावना जागी। दिल्ली दरबार के समारोह में उन्होंने शामिल ना होने का निश्चय किया। यहाँ से मेवाड़ से दिल्ली के लिए निकल तो गए थे, दिल्ली पहुँच भी गए, लेकिन उस दिल्ली दरबार में शामिल ना हुए। तो महाराणा के इस कार्य से राजस्थान की जो जनता थी वो भी खुश हुई और उनको एक प्रेरणा मिली। क्योंकि मेवाड़ राजवंश पूरे राजस्थान का एक तरह से प्रतिनिधित्व करने लगा था एक समय के बाद। तो यहाँ की आम जनता को भी ये प्रेरणा मिली कि हमारे जो राजा हैं, मेवाड़ के जो महाराणा हैं, वो अंग्रेजों के दरबार में शामिल नहीं हुए। इसके बाद अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण भी राजस्थान का जो आर्थिक जीवन है अस्त-व्यस्त हो गया। क्यों? इन्होंने पूरा जनजीवन ठप कर दिया। यहाँ के जो स्थानीय उद्योग धंधे थे उनको ठप कर दिया। यहाँ से कच्चा माल लूट के ले जाते थे ब्रिटेन और वहाँ से उसका माल जो पका हुआ है, मतलब कहने को रेडीमेड जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ के मार्केट में बेचते थे। स्थानीय रोजगार उन्होंने तबाह कर दिए। जो आत्मनिर्भर गाँव की अवधारणा थी पहले, आत्मनिर्भर गाँव का मतलब एक गाँव में अपनी ज़रूरत की चीज़ें आपस में मिल जाती थी, गाँव को शहर जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अंग्रेज़ों ने ये आत्मनिर्भर गाँव की व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। इससे राजस्थान का, ना सिर्फ राजस्थान का, बल्कि पूरे देश का जो आर्थिक जनजीवन है, ये अस्त-व्यस्त हो गया और यहाँ बेरोज़गार की स्थिति उत्पन्न हुई और जो भी बेरोज़गार होगा, जिसका भी रोज़गार जाएगा, वो असंतोष तो उसमें आएगा ही आएगा। अब जिन-जिन के रोज़गार गए, वो सरकार के प्रति विद्रोही होने लगे। फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में यहाँ के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया और आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना यहाँ से विकसित होनी शुरू हुई। निरंतर ये आगे और बढ़ती ही गई, बलवती होती गई। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के थे गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और उनके साथ थे हरविलास शारदा। ये राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए थे। कब? तो ये सन है 1888। कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ इलाहाबाद, तो इसमें राजस्थान की तरफ से 3 प्रतिनिधि गए हैं। अजमेर के हैं गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और तीसरे हरविलास शारदा।
इसके बाद 1918 में दिल्ली में आयोजित हुआ कांग्रेस का अधिवेशन और इसमें राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया। शुरू में 1888 में तो राजस्थान से 3 ही प्रतिनिधि गए, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन में गए, गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और इनके साथ हरविलास शारदा। पर जब 1918 में दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब इसमें राजस्थान के कई सारे व्यक्तियों ने भाग लिया, क्योंकि दिल्ली राजस्थान के वैसे भी पास है, इलाहाबाद थोड़ा दूर है। अब कई नेता इसमें शामिल हुए। गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती, इन सब के प्रयासों से राजपूताना मध्य भारत सभा नाम से एक संस्था अस्तित्व में आई। इसकी स्थापना की गई और स्थापना हुई दिल्ली के चांदनी चौक में। एक पुस्तकालय है जिसका नाम है मारवाड़ी पुस्तकालय। यहाँ से स्थापना हुई किसकी? एक राजनीतिक संस्था जिसका नाम रखा गया राजपूताना मध्य भारत सभा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में यह संस्था कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था अगला नागपुर में 1920 में, तो बाद में कांग्रेस की ही सहयोगी संस्था मान ली गई। फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, एक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी और दूसरे हैं जमनालाल बजाज। ये जो राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ, ये कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही हो गया 1919 में अमृतसर में, और इस तरह से कांग्रेस की ही एक तरह से सहयोगी संस्था बन गई। फिर मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ। जमनालाल बजाज ने इसकी अध्यक्षता की और यह अधिवेशन आयोजित किया गया था अजमेर में। फिर दिसंबर 1920 आया और इसका चौथा अधिवेशन फिर से कहाँ हुआ? नागपुर में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी इस समय नागपुर में अधिवेशन हो रहा था। अध्यक्षता की थी नरसिंह चिंतामणि केलकर, ये अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाए, तो जयपुर के जो गणेश नायर सोमानी हैं, उनको सर्वसम्मति से उस सभा का सभापति चुन लिया गया। अब इस अधिवेशन में एक प्रदर्शनी लगाई गई। राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थितियां बताई गई कि यहाँ राजस्थान के जो किसान हैं वो कितने परेशान हैं। राजस्थानी जनता के ही आह्वान पर अब कांग्रेसी नेता इसमें शामिल होने लगे और कांग्रेस तक ये बात पहुंची कि राजस्थान में किसानों का और यहाँ की आम जनता का कितना किस हद तक शोषण हो रहा है। इसके बाद राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण ही कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें राजस्थान के राजाओं से यह आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाएं। यहाँ के जो स्थानीय राजा थे, रजवाड़े थे, उनको कहा गया कम से कम अंग्रेज ना सही तो आप तो अपनी प्रजा को भागीदार बना सकते हैं, यानी उनको भी शासन में कुछ ना कुछ हिस्सेदारी आप दे सकते हैं। और 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से 1919 वर्धा में राजस्थान सेवा संघ, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जनता की समस्याओं का निवारण करना। इसी उद्देश्य से इस समय सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे थे। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था जागीरदार और राजाओं का अपनी प्रजा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कराना। अब इस संघ के माध्यम से राजस्थान में एक राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। फिर इसमें धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा, इन स्थानों पर भी संघ की शाखाएं खोली गई। बाद में राजस्थान सेवा संघ ने ही बिजौलिया और बेंगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन, इन सब का भी मार्गदर्शन राजस्थान सेवा संघ ने किया। जब हमने आगे पढ़े थे बहुत सारे किसान आंदोलन बिजौलिया से शुरू होकर फिर बेंगू में, फिर भरतपुर में, फिर अलवर में, फिर जयपुर में, फिर मारवाड़ में, बीकानेर में, ऐसे ही हमने जनजातीय आंदोलन, मेर विद्रोह से लेकर हमने आगे भील विद्रोह, मीणा विद्रोह, ये सब पढ़े। तो इन सब में राजस्थान सेवा संघ जब जब इसके अस्तित्व के बाद इन सब में इसने राजस्थान सेवा संघ ने भाग लिया, इन सब का मार्गदर्शन किया। इस राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी, सिरोही और जयपुर में पुलिस द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनको उजागर किया, अखबारों में छापा, उसका विरोध किया। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से बहुत ज्यादा आशंकित थी। उनको लगता था कि ये कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो अंग्रेजी राज्य के लिए अच्छा नहीं है। फिर मार्च 1924 में राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर यह आरोप लगाया गया कि इनका जो अखबार है तरुण राजस्थान, इसमें ये जो पब्लिश कर रहे हैं बातें, जो भी इसमें लेख लिख रहे हैं, वो देशद्रोह को प्रेरित कर रहा है। और यहाँ देशद्रोह का मतलब है अंग्रेजों से विद्रोह, क्योंकि राजद्रोह वो उसी को कहा गया और जिसका राज है उसके खिलाफ विद्रोह। तो यानी यहाँ देशद्रोह या राजद्रोह का विद्रोह है, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ सामग्री ये प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस अपराध का या इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को। फिर आगे न्यायालय ने रामनारायण को तो मुक्त कर दिया, उनको तो आजाद कर दिया,
पर जो दूसरे थे शोभालाल गुप्त, उनको 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा दे दी गई। फिर 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा विजय सिंह पथिक को कैद किया गया और इसके बाद से सेवा संघ के जो पदाधिकारी थे राजस्थान सेवा संघ के, क्योंकि इनका जो बड़ा लीडर है वो कैद कर लिया, तो आपस में जो पदाधिकारी हैं उनमें ही परस्पर मतभेद हो गया और धीरे धीरे मतभेद बढ़ता चला गया। ऐसा होता है बहुत बार, जब किसी बड़े संस्था के आप प्रमुख को गिरफ्तार कर लें या वो ना रहे, तो बाकी जो छोटे छोटे बाकी लोग हैं वो सब एक तरह से लीडर बनने की कोशिश करते हैं और आपसी मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि संस्था का जो मूल उद्देश्य है वही गौण हो जाता है। वही यहाँ हुआ और धीरे-धीरे 1928-29 तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावहीन ही हो गया। यानी जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था, उसका प्रभाव ही समाप्त हो गया। फिर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व आया महात्मा गांधी के हाथ में। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन जिसमें कहा गया कि हमको अंग्रेजों के किसी भी काम में सहयोग नहीं करना है, हमको असहयोग की नीति अपनानी है। ये अहिंसात्मक आंदोलन था। समस्त भारत पर इसका प्रभाव था, पूरा भारत एक होने लगा था, तो जाहिर सी बात है राजस्थान पर भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ के लोग भी गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन से जुड़ने लगे। जोधपुर में एक सत्याग्रही थे जिनका नाम है भंवरलाल सराफ। ये तिरंगा लेकर पूरे शहर में निकले, झंडे के एक ओर इसमें महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज ये लिखा हुआ था और बाजार में भाषण दिया। जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा करके कांग्रेस के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और कहा कि हम भी असहयोग आंदोलन में आपके साथ हैं। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने उनके नेता जो थे मौलवी अब्दुल रहीम, इसके साथ सैयद जुबैर मियाँ और सैयद इस्माइल मियाँ, इसके साथ काजी महमूद अयूब, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। इनको लगने लगा अंग्रेजों को कि ये असहयोग आंदोलन में अगर सहयोग करेंगे तो यहाँ अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती पैदा हो सकती है। लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी इस अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन बाद में छोड़ भी दिए गए। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। उनको ये अंग्रेजों ने ही उपाधि दी थी और 1 लाख रुपए तिलक स्वराज कोष में दिए। ये यहाँ के बिजनेसमैन थे जमनालाल बजाज, काफी अच्छा खासा पैसा था इनके पास। उन्होंने 11,000 रुपए मुस्लिम लीग को भी दिए। ये इस समय जितने रुपए दिए जा रहे हैं 1,11,000, ये बहुत बड़ी धनराशि है। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य भी उनको बनाया गया। जमनालाल बजाज गांधी जी के बहुत निकट आ गए और बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के जो दूसरे व्यापारी हैं उन्होंने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस का आर्थिक सहयोग किया। किसी भी संस्था को आंदोलन चलाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। अब कांग्रेस संगठन तो बन गया, लेकिन आंदोलन कैसे चलाए इसके लिए पैसा चाहिए था। तो जमनालाल बजाज जैसे बहुत सारे लोगों ने अपना धन दिया ताकि ये संस्था अपना जो आंदोलन है उसको जारी रख सके। बीकानेर में राजनीतिक जागृति थोड़ी देर से आई। क्यों? इसके कई कारण रहे। ये जो क्षेत्र है थोड़ा दूर है, संपर्क इतना नहीं है, स्थानीय राजाओं का सहयोग नहीं है, तो इस कारण यहाँ क्रांति थोड़ी-सी या जागृति थोड़ी-सी देरी से आई। अब धीरे-धीरे यहाँ भी ब्रिटिश प्रांतों में जो चल रहा असहयोग आंदोलन है उसका प्रभाव पड़ने लगा और जनता भी इस रियासती शासन के खिलाफ होने लगी। उनमें भी एक असंतोष की भावना आने लगी। फिर 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वहां से जो भी कपड़े आ रहे थे विदेशों से आने वाले, ये कार्यक्रम चल रहा था जो स्वदेशी एवं बहिष्कार। इस कार्यक्रम के दौरान विदेशी वस्तुएं जलाई जा रही थी और उन्होंने व्रत लिया कि मैं खादी ही पहनूंगा और बीकानेर में खादी भंडार खोला गया। व्यक्ति का नाम ध्यान रखना और सन याद रखना, कब? 1921 बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील के द्वारा ये बीकानेर में खादी भंडार खोला गया। अब यहाँ कई सारे स्थानों पर जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से कुछ लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, कुछ वाचनालय खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़, इनमें सर्वहितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा, इस नाम से कई समाज सेवा संघ चलाए गए और इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे आदि प्रकाशित किए गए कि इन क्षेत्रों का राजनीतिक साहित्य क्या है, उसका इतिहास क्या है, वो सब आम जनता को सुनाया गया, भेजा गया। 15 मार्च 1921 जब आया तो अजमेर में दूसरा राजनीतिक सम्मेलन यहाँ आयोजित किया जा रहा था, जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे और यहाँ मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इन्होंने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। इन्होंने भी ये कहा कि विदेशों से आने वाली जो चीजें हैं हम उनका बहिष्कार करेंगे। अजमेर में ही थे पंडित गौरी शंकर, इनके नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और इस काम में अर्जुन लाल सेठी, चांदकरण शारदा, इन सब ने भी भाग लिया।
तो जो व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं यहाँ वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अर्जुन लाल सेठी, चांदकरण शारदा, इन्होंने भी इसमें भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने, जो भी यहाँ लोग थे, राजनेता यहाँ थे और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, इन सब ने भी तन मन धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया था। खासतौर से बात हो रही है स्थानीय राजाओं की। जनता तो अंग्रेजों के खिलाफ है, लेकिन जो स्थानीय नरेश हैं वो अंग्रेजों के साथ हैं। व्यक्तिगत रूप से भी, पैसे से भी, मन से भी वो चाह रहे हैं कि यहाँ अंग्रेजों का शासन बना रहे। क्योंकि इन नरेशों ने, स्थानीय राजाओं ने अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि नाम से एक संधि कर ली थी, जिसमें उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की थी। इसलिए ये नेता चाह रहे थे कि अंग्रेजों का शासन बना रहे। क्यों? इन जो राजा थे, अब इनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं बची थी, क्योंकि अगर कोई युद्ध होगा, बाहरी कोई आक्रमण होगा, तो सब देखने की ज़िम्मेदारी अंग्रेज़ों की और उनके ऊपर उनकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं है। उनको आराम से पैसे मिलते रहेंगे, पेंशन के रूप में उनको पैसा मिलता रहेगा। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें अपना विश्वसनीय सहयोगी माना। कहा गया कि ये हमको शासन करने में यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इनके माध्यम से ही हम यहाँ कंट्रोल रख सकते हैं। युद्ध संचालन में इनको भागीदार बनाया। बीकानेर के थे महाराजा गंगा सिंह, जो कि साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल, साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन, इन सब का इनको सदस्य मनोनीत किया गया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, जो आपको ध्यान हो, नरेश मंडल एक बनाया गया था 1921 में, फरवरी 1921 में, उसका भी चांसलर इनको बनाया गया, किनको? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। अब इन्होंने जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से भेजे गए थे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, यहाँ से प्रतिनिधित्व किया और विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेश मंडल की स्थापना की गई। ये बात आई गई आगे, नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल, जहां देशी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित जो समस्या हैं उन पर विचार विमर्श करते थे। इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा भी देशी राजाओं को एक संकेत दिया गया, एक इशारा किया गया कि राष्ट्रवादी मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब समाज की निम्न स्तर की जो उभरती शक्ति, जो कि ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा पैदा करने का कारण बन सकती है। उनको लगा कि ये जो किसान है, चाहे मध्यम वर्गीय जनता है, चाहे यहाँ के मजदूर हैं, इनकी जो धीरे-धीरे शक्ति उभर रही है, ये आगे चलकर ब्रिटिश शासन के लिए और यहाँ के स्थानीय राजाओं के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। इस कारण ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़िया के बिजौलिया ठिकाने में किसान पंचायतों की स्थापना पर गौर किया। उन्होंने देखा कि यहाँ क्या-क्या गतिविधि चल रही है। उनकी आत्मनिर्भरता की तुलना की गई रूसी सोवियतों से, जैसे वहाँ चला था, और बिजौलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार जो कि थे विजय सिंह पथिक, इनको बोल्शेविक यानी कि विप्लववादी कहा गया कि ये यहाँ आंदोलन पैदा करवा रहे हैं। और एक बार फिर समान हितों की बात कहकर देशी राज्यों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया। समान हित के मतलब अंग्रेजों के और देशी राजाओं के हित समान है कि हम एक जैसे हैं, हमको यहाँ शासन करना है, तो हमको आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और इस कारण देशी राज्यों का अस्तित्व ब्रिटिश सत्ता के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए राजस्थान के राजाओं ने असहयोग आंदोलन को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। असहयोग आंदोलन जो कि अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने चलाया था, तो यहाँ के देशी राजाओं को भी लगा अगर अंग्रेजों की सत्ता चली गई तो हमारी भी सत्ता चली जाएगी। तो इन्होंने उसको भी अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझा। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान जो होने वाली गतिविधियां थी, इनके प्रति सतर्क हो गए। तो उनको भी ध्यान में ये चीजें रखनी पड़ी कि कहीं ऐसा ना हो कि आंदोलन हमारे खिलाफ ही हो जाए। स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने अपने राज्य के शिव मूर्ति सिंह, संपूर्णानंद और आनंद वर्मा को सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो स्वदेशी वस्त्र पहनते थे और इनसे इनको लगने लगा स्वदेशी वस्त्र पहन रहे हैं तो इसका मतलब ये कांग्रेस और उसके असहयोग आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। और गंगा सिंह को ये लगने लगा कि हो सकता है ये उनके राज्य के लिए खतरा बन जाए। और उन्होंने तिलक स्वराज कोष में चंदा जमा कराया था, जो कि जमनालाल बजाज ने भी 1 लाख रुपए जमा कराए थे, तो यहाँ इन्होंने भी कराया था। तो गंगा सिंह ने इनको सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया। जोधपुर महाराजा के संरक्षक थे सर प्रताप सिंह। उन्होंने इस आंदोलन के कारण इतने परेशान हुए, इतने बौखला उठे कि राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना उन्होंने आरंभ कर दिया। कि स्वदेशी को जो प्रोत्साहन स्थानीय जनता दे रही थी, तो इन्होंने विदेशी को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया। जबकि इससे पहले वो महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे, पर उनको लगा कहीं स्थानीय जनता
उनके ही शासन के खिलाफ ना हो जाए, अब इसलिए वो वापस विदेशी की तरफ आ गए। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह, इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से सहानुभूति दी, यानी चाहते थे ये असहयोग आंदोलन चलता रहे, लेकिन ओपन में इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि इनको अपनी सत्ता का भी डर था। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि या तो वह उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें, या युवराज को शासन के अधिकार सौंप दें और खुद राजकाज से अलग हो जाएं। मजबूरी में महाराणा ने युवराज जो थे इस समय भोपाल सिंह, उनको 28 जुलाई 1921 को शासन के सारे अधिकार सौंप दिए, और युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छा के अनुसार ही अपना मंत्रिमंडल बनाया। यानी जो पिताजी नहीं कर पाए, यानी जो महाराज नहीं कर पाए, वो अंग्रेजों ने युवराज से करवा लिया। अब अंग्रेजों ने राजस्व विभाग, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग था जहां से धन आता था, ये विभाग एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है ट्रेंच, उसको सौंप दिया गया, जहां से पैसा उनको खींचना था। ब्रिटिश सरकार यह प्रयत्न करने लगी, उनका प्रयास ये था कि जहां तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की ही नियुक्ति की जाए, ताकि राज्यों में बढ़ती हुई जो राजनीतिक चेतना है उस पर नियंत्रण स्थापित हो सके। मंत्रिमंडल पर अगर नियंत्रण रहेगा तो अपने आप ही पूरे राज्य पर नियंत्रण रहेगा, और यही कारण था मेवाड़ इसमें भाग नहीं ले रहा था। उदयपुर के जो राजा थे वो नहीं चाह रहे थे इनके मंत्रिमंडल को अंग्रेजों के हिसाब से गठित करना। अब अंग्रेजों ने उनके सामने शर्त ऐसी रख दी, या तो हमारे कहे अनुसार मंत्रिमंडल गठन करो या आप ही राजकाज से हट जाओ। अब वो हटें भी तो उनको दूसरा ऑप्शन दे दिया कि आपके बेटे को बना दो युवराज, उनको बना दो। अब युवराज जिनको बना दिया गया, वो अंग्रेजों ने पहले ही उनको अपने समझाए अनुसार अपना मंत्रिमंडल गठित करने के लिए प्रेरित किया। यानी अंग्रेजों का प्लान ये था कि भले ही हम नाम मात्र का राजा बना रहे यहाँ का स्थानीय राजा, पर मंत्रिमंडल में सदस्य हमारे होने चाहिए। जैसे कई बार गठबंधन की सरकार बनती है, तब क्या होता है, 3-4 पार्टियां उसमें शामिल हैं। तो एक पार्टी चाहती है कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो बाकी की कुछ और पार्टी चाहती है कि ठीक है मुख्यमंत्री आपकी पार्टी का बना लो, लेकिन बाकी जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनमें हमारी पार्टी के सदस्य मंत्री बनेंगे। तो सारा कुछ मुख्यमंत्री के हाथ में भी नहीं है, सारे जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो दूसरे अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ है, नाम मात्र का प्रमुख भले ही राजा रहे, लेकिन बाकी जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वो स्थानीय यानी कि अंग्रेजों के हाथ में होने चाहिए। और जहां ऐसा संभव नहीं था कि अगर अंग्रेज अपनी मर्जी का व्यक्ति नियुक्त नहीं कर पाते थे, वहां वे राज्य के बाहर के व्यक्तियों को उच्च पदों पर लगाने की कोशिश करते थे, ताकि राज्य का स्थानीय शासन इन स्थानीय लोगों के हाथ में ना रहे। स्थानीय प्रतिभा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। मारवाड़, जोधपुर का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार, ये हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक इनके ही पद पर कार्यरत थे। यानी कितना ही पढ़ लिख लो, अंग्रेजों ने इनके लिए एक लिमिट तय कर रखी थी। राजस्थान के अनेक राज्यों में जो राजाओं के प्रशासन का अधिकार था, ये छीन लिया गया। नए नए जो दीवान बनाए गए, और जो नए नए नौकरशाह, जैसे आज आईएएस अधिकारी होते हैं, नौकरशाह हम उनको बोलते हैं, ये इनके हाथ में सारा शासन दे दिया गया उस समय के दौर पर, और ये निरंकुश हो गए। उनका काम था जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना, कि जनता निरंकुश नहीं होनी चाहिए, ताकि वे अपने कार्यों के लिए राजा या जनता के स्थान पर दिल्ली के जो राजनीतिक विभाग दिल्ली में जो है उसके प्रति उत्तरदायी थे, कि उनकी निष्ठा केवल दिल्ली के लिए है, और दिल्ली यानी कि अंग्रेजों द्वारा शासित जो क्षेत्र है उसके हिसाब से, और वो यानी कि वायसराय गवर्नर जनरल के प्रति निष्ठावान थे। आम जनता से उनको कोई मतलब नहीं था। फिर 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक, 1930 के बाद का, अब इसमें राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे शिक्षित लोग मौजूद होने लगे। लोगों में शिक्षा पहुंची, जागृति पहुंची, और इस तरह से राज्य में कार्य करने का अवसर जब उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, तो उनमें असंतोष पैदा हुआ। जनता चाहती थी कि हमको भी यहाँ के शासन कार्य में भागीदार बनाया जाए, लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों को अगर भागीदार बना लिया तो ये इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। लेकिन जब ये 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक आया, तब पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई, और जो पढ़े लिखे योग्य लोग हैं, अगर आप उनको संतुष्ट नहीं कर पाएँगे, तो वो विद्रोही भी हो जाते हैं। यहाँ ऐसा ही होने लगा। अब ये जो शिक्षित वर्ग था, इन्होंने ही जो चली आ रही व्यवस्था है, उसमें अनियमितताओं को उजागर करना शुरू किया, कि अंग्रेज़ों की क्या-क्या कमी है, कौन-कौन से क्षेत्रों में सुधार होना चाहिए। और धीरे-धीरे ये एक आंदोलन बनने लगा, और इसके बाद ही राजस्थान में एक नया युग शुरू हुआ, जिसको कहा गया प्रजामंडल आंदोलन। यानी कि पूरी कहानी में आज हमने पढ़ा कि प्रजामंडल आंदोलन का बैकग्राउंड क्या है। तो क्या था बैकग्राउंड? इतना सब अगर एक सार में कहें तो इतनी सी बात है कि पहले राजस्थान में पढ़े लिखे जो शिक्षित वर्ग है, इसकी संख्या कम है।
जब तक कम थी तब तक अंग्रेज अपनी मर्जी से अलग अलग अधिकारी पदाधिकारी नियुक्त करते गए। जब पढ़े लिखे वर्ग का प्रभुत्व बढ़ने लगा तो इनको समझ में आया कि अंग्रेजों की नीतियां दुर्भावनापूर्ण हैं और इन्होंने सुधार करने की कोशिश की। इन्होंने मांग की कि हमको भी शासन में भागीदारी दी जाए और जब अंग्रेजों ने नहीं दी तो ये अलग से विद्रोही हो गए और अलग से इन्होंने अपना आंदोलन शुरू हुआ। यहीं से शुरुआत हुई राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की। अब प्रजामंडल आंदोलन कब, कहाँ, कौन कौन से क्षेत्रों में चला, ये पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.